प्रथम अध्याय संस्कृत भाषा उद्भव एवं विकास। संसार की उपलब्ध भाषाओं में सबसे प्राचीनतम है। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे प्राचीनतम भाषा है। इस भाषा में प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बहुत ही बड़ा भंडार है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक इस भाषा में रचनाएं होती रही हैं, साहित्य लिखा जाता रहा है। जिन दिनों लिखने के साधन विकसित नहीं थे, उन दिनों भी इस भाषा की रचनाएं मौखिक परंपरा से चल रही थी। उस परंपरा की रचनाएं जो आज बची हैं, अक्षर सुरक्षित हैं। यही नहीं, उनके उच्चारण की विधि भी पूर्ववत है, उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत भाषा को देववाणी या सुर भारती कहा जाता है। इस भाषा में साहित्य की धारा कभी नहीं सूखी। यह बात इसकी अमरता को प्रमाणित करती है। मानव जीवन के सभी पक्षों पर समान रूप से प्रकाश डालने वाली इस भाषा की रचनाएं हमारे देश की प्राचीन दृष्टि हमारे देश की प्राचीन दृष्टि की व्यापकता सिद्ध करती है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है का उद्घोष संस्कृत भाषा साहित्य की ही देन है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषा है। ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं भी इसी परिवार की भाषाएं कही गई हैं। यही कारण है कि इन भाषाओं में संस्कृत शब्दों जैसे ही ध्वनि और अर्थ वाले अनेक शब्द मिलते हैं। ईरानी भाषा तो संस्कृत से बहुत अधिक मिलती है। पिछले 200 वर्षों में यूरोपीय विद्वानों ने संस्कृत का पर्याप्त अध्ययन इन भाषाओं से तुलना के आधार पर किया है। इस दृष्टि से संस्कृत भाषा विदेशों में भी अत्यधिक आदर पा चुकी है। आज भी यूरोपीय भाषाओं का ऐतिहासिक अध्ययन करने के लिए संस्कृत का अनुशीलन विदेशी शिक्षा संस्थाओं में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है। हमारे देश की प्रायः सभी आधुनिक भाषाएं संस्कृत से जुड़ी हैं। हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाएं भी इसी से विकसित हुई हैं। दक्षिण भारत की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम में भी संस्कृत के बहुत से शब्द मिलते हैं, जिन्हें उन भाषाओं ने अपने ढंग से अपनाया है। इसी प्रकार दक्षिण भारत की इन द्रविड़ भाषाओं से संस्कृत ने भी समय समय पर अनेक शब्द लिए हैं तथा उन्हें अपने रूप में ढाल लिया है। यही कारण है कि पृथक भाषा परिवारों के होने पर भी देश दोनों का परस्पर सामंजस्य है। संस्कृत भाषा ने राष्ट्र की एकता के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। विष्णु पुराण की उक्ति है, उत्तरम यत्स मुद्रस्य हिमाद्रेश्व दक्षिणम वर्षम तद भारतम प्राहु भारती यत्र संतति। जो देश वर्ष समुद्र अर्थात हिंद महासागर के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है, उससे पहले के लोगों ने भारत कहा है। वहाँ की प्रजा भारतीय कहलाती है। संस्कृत भाषा सहस्त्रों वर्षों से चली आ रही है। इस अवधि में इसका रूप परिवर्तित होता रहा है। भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार आधुनिक भाषाओं तक इसके विकास की प्रक्रिया इस प्रकार रही है। प्राचीन आर्य भाषा 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चलती रही। मध्यकालीन आर्य भाषा 800 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व 1000 ईस्वी 800 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, इस काल में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ है। शिक्षित समाज में संस्कृत का प्रयोग होता रहा
तथा अधिकांश प्रामाणिक ग्रंथ इसी समय में लिखे गए। इस काल में जनसामान्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग बहुत ही अधिक नहीं रहा, किंतु इसके प्रति सम्मान व भाव पूर्ववत बना रहा। आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक, इस काल में विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। द्रविड़ परिवार की भाषाओं को छोड़कर हिंदी, मराठी आदि उपयुक्त सभी भाषाएं इसके अंतर्गत हैं। इन सभी भाषाओं में पर्याप्त साहित्य रचा गया। इस काल में भी संस्कृत भाषा द्वितीय युग के समान शिक्षित जन समुदाय में प्रचलित रही। इसमें रचनाएं भी होती रहीं। प्रादेशिक भाषाओं में भी मुख्यतः ग्रंथ लेखन का कार्य उन्हीं लोगों को किया जो संस्कृत के पंडित थे, क्योंकि संस्कृत भाषा के अभाव में शिक्षा की कल्पना ही नहीं हो सकती थी। इस काल में विदेशी शासन का आरंभ हुआ, जिससे तुर्की, अरबी, फारसी भाषाएं भारत में शासकों द्वारा लाई गईं। इनका प्रभाव आधुनिक आर्य भाषाओं के शब्दकोश पर पड़ा, जिससे बहुत से नए शब्द इन भाषाओं से आर्य भाषाओं में आ गए। संस्कृत भाषा इस आदान प्रदान से अधिक प्रभावित नहीं हुई। भाषा के रूप किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, व्यवहारिक अर्थात बोलचाल में आने वाली भाषा तथा स्थिरता पाने वाली साहित्यिक भाषा। बोलचाल की संस्कृत भाषा का प्राचीन रूप भास, कालिदास, शूद्रक आदि के नाटकों में प्राप्त होता है। सामान्यतः संस्कृत में जो साहित्य सुरक्षित है वह उसके साहित्यिक रूप का प्रतिनिधि है। निश्चित रूप से बोलचाल की भाषा सरल तथा रूढ़िमुक्त रहती है। दूसरी ओर साहित्यिक भाषा परिष्कृत तथा अलंकृत होने लगती है। बोली जाने वाली संस्कृत भाषा व्याकरण और उच्चारण के अनुशासन से मुक्त होकर धीरे धीरे पाली, प्राकृत आदि परिवर्तित भाषाओं के रूप में बदल गई, जबकि इसका साहित्यिक रूप क्रमशः कठिनाई की ओर बढ़ा। संस्कृत का साहित्यिक विकास। प्राचीन आर्य भाषा काल में संस्कृत के अनेक रूप मिलते हैं, किंतु इस काल में अंत में जब पाणिनि 700 ईसा पूर्व के व्याकरण से इसे परिनिष्ठ रूप मिला, तब रूपों की अस्थिरता समाप्त हो गई और भाषा एक ही रूप में स्थिर हो गई। इस काल के बाद सभी संस्कृत ग्रंथ इसी नियत भाषा में लिखे गए। इसका परिणाम यह हुआ कि संस्कृत की वाचिक धारा पाली, प्राकृत आदि भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो गई। संस्कृत का रूप तो आज तक पाणिनि के व्याकरण पर ही आश्रित है, परंतु इसमें अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों का आगमन होता रहा। पाणिनीय व्याकरण का अनुसरण करने वाले संस्कृत साहित्य को लौकिक साहित्य कहते हैं। वस्तुतः इस शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य से भिन्न समस्त संस्कृत साहित्य के लिए किया जाता है। इस अर्थ में लौकिक संस्कृत साहित्य रामायण, महाभारत और पुराणों को भी समाविष्ट कर लेता है, भले ही इनमें पाणिनि के नियमों का यत्र यत्र उल्लंघन भी है। संस्कृत में साहित्य भाषा की क्रमशः दो धाराएं मिलती हैं, वैदिक संस्कृत की धारा तथा लौकिक संस्कृत की धारा। वैदिक संस्कृत की धारा भी अनेक रूपों में है। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की भाषा अन्य सर्वत्र एक समान नहीं है। अन्य वेदों में जो भाषा का रूप प्राप्त होता है उसे सरलीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। शब्द रूपों और धातु रूपों की अनियमितता तथा अनेकता क्रमशः दूर होती जाती है। अन्य वेदों में हमें गद्य भी मिलता है, जबकि पूरी ऋग्वेद संहिता पदात्मक है। संहिताओं के बाद उनकी व्याख्याओं के रूप में भी ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ प्राप्त होते हैं। यद्यपि इन सब में सामान्य रूप से वैदिक संस्कृत ही प्रयुक्त है, किंतु वह संस्कृत लौकिक संस्कृत की ओर अभिमुख दिखाई पड़ती है। वैदिक साहित्य और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के संधि काल में हमें रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथ मिलते हैं। इन ग्रंथों की भाषा में वैदिक वाक्यों जैसी सरलता है तथा जटिल शब्द रूपों का अभाव है। इन ग्रंथों की भाषा ने लौकिक संस्कृत साहित्य को विकास का मार्ग दिखाया। इसी काल में संस्कृत व्याकरण के
सुप्रसिद्ध लेखक पाणिनि का आर्वी भार हुआ, जिन्होंने अपने समय में प्रचलित संस्कृत भाषा का व्यापक अनुशीलन करके अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में भाषा संबंधी नियम बनाए। उन्होंने तुलना के लिए वैदिक भाषा के विषय में भी अपने निष्कर्ष को सूत्र रूप में उपस्थित किया। पाणिनि ने वेदों की भाषा को सामान्य रूप से छंदस और लौकिक संस्कृत को केवल भाषा कहा है। पाणिनि के बाद विकसित संस्कृत साहित्य में उसी भाषा का उपयोग होने लगा। कवियों और लेखकों की शैली में जो भी अंतर रहा हो, भाषा वही रही। अन्य व्याकरणों ने भी पाणिनि के द्वारा स्थापित भाषा को ही मानक स्वीकार कर अपने अपने व्याकरण लिखे। संस्कृत के साहित्यिक विकास को 4 चरणों में देखा जाता है: वैदिक साहित्य, रामायण व महाभारत, मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य तथा आधुनिक संस्कृत साहित्य। शास्त्र ग्रंथों की रचना सभी चरणों में होती रही थी। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इन चरणों का काल इस प्रकार माना जाता है: वैदिक साहित्य 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, रामायण व महाभारत 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व, मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य 300 ईसा पूर्व से 1784 ईस्वी, जिसमें महाकाव्य, नाटक, खंड काव्य आदि विधाओं के सरल तथा अलंकृत ग्रंथ लिखे गए, तथा चौथा आधुनिक काल 1784 ईस्वी से आज तक। वैदिक काल और लौकिक संस्कृत में भेद। संस्कृत भाषा के वैदिक रूप में सभी वेदों की संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद ग्रंथ लिखे गए। इसके लौकिक रूप में वेदों का उपयोग बतलाने वाले वेदांग ग्रंथ, रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथा साहित्य, आयुर्वेद आदि से संबद्ध ग्रंथों की रचना विभिन्न युगों में हुई। वैदिक संस्कृत में मुख्यतः धर्म प्रधान साहित्य की रचना हुई, जिसका उपयोग यज्ञ आदि में होता था। लौकिक संस्कृत में जीवन के अन्य अनेक पक्ष भी मिलते हैं। वैदिक संस्कृत का आरंभ तो पद से ही हुआ, किंतु धीरे धीरे गद्य का भी साम्राज्य छा गया। लौकिक संस्कृत में पुनः पद की प्रतिष्ठा हुई और गद्य रचना का क्षेत्र सीमित हो गया। गद्य लिखना कठिन माना जाने लगा। वैदिक भाषा के छंदों से लौकिक संस्कृत के छंदों में भी भिन्नता आई। इस प्रकार संस्कृत के छंदों में भी अधिक विविधता आ गई। भाषा की दृष्टि से वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत से बहुत भिन्न है, किंतु यह भिन्नता ऐसी नहीं जैसी संस्कृत और प्राकृत में है। संस्कृत और प्राकृत में ध्वनिगत अंतर का प्राचुर्य है, जबकि वैदिक और लौकिक संस्कृत में ध्वनिगत अंतर शून्य प्राय है। विशेष रूप से शब्दगत भेद ही अधिक है। दोनों एक ही भाषा की दो शैलियाँ हैं। वैदिक संस्कृत में शब्द रूप संख्या में अधिक थे, लौकिक संस्कृत में कम। जैसे संस्कृत शब्द रूप गंतुम जाने के लिए, वैदिक भाषा में इसके अतिरिक्त इसी अर्थ में गंतव्य, गमध्यय, गंतो इत्यादि कई रूपों के प्रयोग थे। आकारांत शब्दों के प्रथमा बहुवचन में प्रिया प्रियासः जैसे 2 रूप वैदिक संस्कृत में थे। तृतीया बहुवचन में भी प्रिये प्रियेभि जैसे 2 रूप यहाँ थे। लौकिक संस्कृत में ये कम होकर केवल प्रिया और प्रिय ही रह गए। इस प्रकार दोनों भाषाओं में मुख्य अंतर वैदिक भाषा में शब्दों के वैकल्पिक रूपों की अधिकता और लौकिक संस्कृत भाषा में शब्दों के वैकल्पिक रूपों की शून्यता है। आधुनिक आर्य भाषाओं से संस्कृत का घनिष्ठ संबंध है। ऊपर कहा गया कि संस्कृत भाषा ही
प्राकृत भाषाओं का विकास हुआ। ये भाषाएं जन सामान्य में प्रचलित हुई। संस्कृत नाटकों में भी इनका प्रयोग हुआ। कुछ पात्रों में संवाद के रूप में होने लगा। इसमें स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे गए जिनमें काव्यों की संख्या अधिक थी। उधर आरंभिक बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखा गया। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी प्राकृत का एक भेद में लिखे गए। प्रथम शताब्दी ईस्वी के बाद से इन धर्मों के ग्रंथ संस्कृत में भी लिखे जाने लगे। प्राकृत का विकास उत्तरी और मध्य भारत के विविध क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में हुआ। इसलिए प्राकृत के महाराष्ट्र में सौरसेनी, पश्चिमी और उत्तरी प्रदेश में मागधी, पूर्वी भारत में अर्धमागधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तथा पैशाची, सिंध और पश्चिमोत्तर भारत में ये मुख्य भेद हैं, जबकि उपभेदों की संख्या अधिक है। इन प्राकृतों से उन नामों वाली अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। ये भी विभिन्न क्षेत्रों से संबद्ध हुई। इस काल में संस्कृत शब्द रूपों की विभक्तियां को मूल शब्द रूप से पृथक किया गया तथा नए नए विभक्ति चिन्हों का विकास हुआ। क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं ने पृथक आधुनिक आर्य भाषाओं को जन्म दिया। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, सौरसेनी से हिंदी, खस अपभ्रंश से पहाड़ी, ब्राह्मण से गुजराती और सिंधी, मागधी से बिहार की भोजपुरी, मैथिली और मगही के अतिरिक्त बांग्ला, ओड़िया और असमिया तथा अर्ध मागधी से पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोलियां निकली। इस प्रकार आधुनिक आर्य भाषाएं संस्कृत से विकसित हैं। संस्कृत का व्यापक प्रभाव इन सब पर है। संस्कृत साहित्य के इतिहास का उद्देश्य संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास का ज्ञान उसके इतिहास से मिलता है। युगे से ही विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जो साहित्य प्रकार विकसित हुए हैं उनका आकलन इतिहास में होता है। हजारों ग्रंथों की राशि में गुण और महत्व की दृष्टि से चुने हुए ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय इतिहास दे देता है तथा पूरे वाङ्मय में उस ग्रंथ की स्थिति भी बताता है। अकेले पाठक को संपूर्ण वाङ्मय का कम समय में परिचय देना इतिहास का काम है। संस्कृत भाषा न जानने वाले लोग भी साहित्य के इतिहास से ग्रंथों तथा ग्रंथकारों के विषय में एवं उनके उद्भव की स्थिति को जान सकते हैं। यह संस्कृत साहित्य के इतिहास की उपयोगिता है। संस्कृत साहित्य एवं समकालीन प्रवृत्तियाँ। विभिन्न युगों में जो संस्कृत साहित्य का विकास हुआ वह तत्कालिक परिस्थितियों के अनुरूप था। साहित्य के अनुशीलन से उन परिस्थितियों का अनुमान होता है। वस्तुतः जन सामान्य को ध्यान में रखकर ही साहित्यिक प्रवृत्तियाँ पनपती हैं। वैदिक साहित्य के विकास में तत्कालिक धार्मिक जीवन का अभ्यास मिलता है। उस युग में यह भाषा लोक व्यवहार में भी थी, किंतु यज्ञानुष्ठान, नैतिक नियमों का अनुपालन तथा प्रकृति के उपादानों के प्रति श्रद्धा की भावना का मूल्य अधिक होने से इन पर बल देने वाला वैदिक साहित्य ही सुरक्षित रह सका है। लौकिक साहित्य में लौकिक भावनाओं का प्रकाशन करने वाली सामग्री अत्यल्प है। लौकिक संस्कृत साहित्य के आरंभ काल में रामायण में सुंदर भाषा में आदर्श की स्थापना की गई, जबकि महाभारत में इतिहास के बहाने राजनीति, धर्म, समाज और संस्कृति का यथार्थ प्रकाशित हुआ। पुराणों में संपूर्ण भारत के तीर्थ स्थलों, आख्यानों एवं इतिहास के अतिरिक्त ज्ञान अन्य क्षेत्रों को अवलोकित करने की प्रवृत्ति, इन तीनों का अवगाहन जन जन की अनौपचारिक शिक्षा का स्वरूप था। परवर्ती साहित्य के विकास में विभिन्न प्रवृत्तियां काम करती हैं। आरंभिक नाटकों तथा काव्यों में भाषा की सरलता यह प्रकट करती है कि सरल संस्कृत व्यापक रूप से प्रचलित थी।
अनेक क्षेत्रों में जनता संस्कृत और प्राकृत दोनों समझती और बोलती भी थी। आगे चलकर संस्कृत का भाषिक अनुशासन कठोर हो जाने पर साधारण जनता संस्कृत छोड़कर प्राकृत तथा अपभ्रंश की ओर प्रवृत्त होने लगी। किंतु परिनिष्ठित शिक्षा संस्कृत माध्यम से होने के कारण शिक्षितों के अनुरूप संस्कृत साहित्य क्रमशः कठिन होता गया। इस स्थिति में पांडित्य पूर्ण काव्य, नाटक, गद्य, पद्य आदि रचे गए। अधिसंख्य साहित्यिक रचनाएं राजाश्रय में लिखी गईं, जिनमें यथार्थ से अधिक अलंकृत अभिव्यक्ति पर बल दिया गया। जन रुचि ऐसी रचनाओं के प्रति हो गई। भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणों के बाद भी संस्कृत की धारा पारंपरिक काव्य शैली में नाटक, चंपू, गद्य काव्य द्वारा देशी राजाओं की ओर विजय अथवा व्यक्ति विशेष के वर्णन में प्रवृत्त हुई। दूसरी ओर कुछ काव्यों में विदेशियों के साथ युद्धों का भी निरूपण हुआ। आधुनिक काल में सामाजिक राजनीतिक समस्याओं की ओर संस्कृत साहित्यकारों का ध्यान गया। स्वाधीनता संग्राम में साहित्य की सर्जना कहीं प्रतीकात्मक, कहीं प्रत्यक्ष रूप से हुई। आज का संस्कृत साहित्य काव्य, नाटक, लघु कथा, उपन्यास आदि विवाह, दहेज प्रथा, भ्रष्टाचार, राजनीति, शिक्षा का क्षरण इत्यादि विविध विषयों को रेखांकित करते हुए लिखा गया है। प्राचीन संस्कृत साहित्य में उतना वैविध्य नहीं था जितना आधुनिक संस्कृत में मिलता है। विभिन्न युगों की प्रवृत्तियों को संस्कृत साहित्य की परंपरा ने आत्मसात किया है। लोक व्यवहार पिछले 4000 वर्षों में संस्कृत का लोक व्यवहार विभिन्न रूपों में हो रहा है। वैदिक युग तथा वेदांगों के समय तक जन सामान्य में संस्कृत का व्यापक प्रयोग था। व्यास के 800 ईसा पूर्व ने भाषा शब्द का प्रयोग लोक प्रचलित संस्कृत के अर्थ में किया है। पतंजलि ने भाषा की प्रवृत्तियों को लोक का श्रेय कहा। उसी का विवेचन अन्वाख्यान व्याकरण करता है। वाल्मीकि ने शिष्ट जनों में परिष्कृत तथा शेष जनों में साधारण संस्कृत का प्रयोग संकेत किया है। अपने धर्म प्रचार में जैनों ने प्राकृत तथा बौद्धों ने पाली का भले ही प्रयोग आरंभ किया था, किंतु ईस्वी सन के प्रारंभ से दोनों को शास्त्रीय विचार विमर्श के लिए संस्कृत का आश्रय लेना पड़ा। पाषाणों, ताम्रपत्रों आदि में अंकित अभिलेख कुछ अपवादों को छोड़कर संस्कृत में ही हैं। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग 629 ईसा पूर्व से 643 ईसा पूर्व के बीच भारत भ्रमण करने वाला के अनुसार बौद्ध लोग सामान्य वाद विवाद में संस्कृत का प्रयोग करते थे। रामायण और महाभारत का सामान्य जनता में पाठ होता था, जो संस्कृत के सर्वजनगम्य होने का प्रमाण है। कश्मीरी कवि बिल्हण कहते हैं कि उनके प्रदेश में स्त्रियां भी संस्कृत प्राकृत दोनों भाषाएं समझती हैं। दूसरों का क्या कहना। यत्र स्त्रीणामपि किं परम मातृभाषावदेव प्रत्याभासं विलसति वचः प्राकृतं संस्कृतं च। विक्रमांक देवचरित। यह भी ज्ञातव्य है कि दिल्ली सल्तनत के समय 1206 ईसा पूर्व से 1526 ईसा पूर्व में अनेक संस्कृत अभिलेख किसी लोक कल्याण कार्य के स्मारक के रूप में लिखे गए। भारत के दक्षिण पूर्वी उपनिवेशों इंडोनेशिया, थाईलैंड इत्यादि में 14वीं शताब्दी ईस्वी तक राजभाषा के रूप में संस्कृत का प्रचलन था। वहाँ के संस्कृत अभिलेख इसे प्रमाणित करते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि आरंभ में प्रायः ईस्वी सन की कुछ शताब्दियों तक जन सामान्य में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था।
कालक्रम से यह शिष्टजनों तक शिक्षा, ग्रंथ रचना, वाद विवाद, शास्त्रार्थ आदि के क्षेत्र में सीमित हो गई। साहित्य रचना के क्षेत्र में वर्तमान युग तो संस्कृत का वास्तविक स्वर्ण युग है। ध्यातव्य बिंदु: संस्कृत संसार की प्राचीनतम भाषा है। संस्कृत भाषा की रचना धारा निरंतर प्रवाहशील है। वसुधैव कुटुम्बकम यह उद्भव संस्कृत भाषा की ही देन है। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भारोपीय परिवार की भाषा है। ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी आदि यूरोपीय भाषाएं इसी परिवार की भाषाएं हैं। सभी आधुनिक भारतीय भाषाएं संस्कृत से निकली हैं, जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया, पंजाबी, सिंधी आदि। आधुनिक भाषाओं की विकास प्रक्रिया इस प्रकार है। प्राचीन आर्य भाषा काल: इस काल में वैदिक भाषा और प्राचीन संस्कृत भाषा के विकास की प्रक्रिया चली। मध्यकालीन आर्य भाषा: इस काल में पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास हुआ। आधुनिक आर्य भाषा काल: इस काल में विभिन्न प्रदेशों में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषाओं से आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ। भाषा के के दो रूप होते हैं। व्यवहारिक भाषा, बोलचाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, साहित्य में प्रयुक्त भाषा। संस्कृत साहित्य का विकास: साहित्यिक भाषा की दो धाराएं हैं, वैदिक संस्कृत की धारा, लौकिक संस्कृत की धारा। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के संधि काल में रामायण तथा महाभारत ग्रंथों की रचना हुई। रामायण तथा महाभारत से ही लौकिक संस्कृत का आरंभ हुआ। इसी बीच सुप्रसिद्ध विद्वान पाणिनि का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में भाषा संबंधी नियम बनाए। संस्कृत का साहित्यिक विकास 4 चरणों में विभक्त है। वैदिक साहित्य 6000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, रामायण महाभारत 800 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। मध्यवर्ती संस्कृत साहित्य 300 ईसा से 1784 ईस्वी। आधुनिक काल 1784 से आज तक। वैदिक और लौकिक संस्कृत में भेद: वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। लौकिक वेदांग। वैदिक और लौकिक संस्कृत में भेद तो वैदिक में संहिताएं, ब्राह्मण्य, आरण्यक, उपनिषद। लौकिक में वेदांग, रामायण, महाभारत, नाटक, काव्य, कथा, साहित्य, आयुर्वेद इत्यादि तथा वैज्ञानिक साहित्य। संस्कृत भाषा संस्कार की अत्यंत प्राचीन भाषा है। इसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से संबंध रचनाओं का बहुत बड़ा भंडार है। इस भाषा में प्राचीन समय से आज तक रचनाएं होती आ रही हैं। यह भाषा भारोपीय इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। प्रायः 6000 ईसा पूर्व में वैदिक अर्थात प्राचीन संस्कृत भाषा का विकास माना जाता है। 700 ईसा पूर्व में पाणिनि ने इसे परिनिष्ठित रूप दिया। इस काल के बाद सभी संस्कृत ग्रंथ इसी भाषा में लिखे गए। इस प्रकार संस्कृत के वैदिक और लौकिक दो रूप सामने आते हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का संस्कृत से घनिष्ठ संबंध था। पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश भाषाओं का विकास भी वैदिक तथा लौकिक संस्कृत से हुआ। क्षेत्रीय अपभ्रंश भाषाओं से विभिन्न आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। इस प्रकार संस्कृत समस्त आर्य भाषाओं की जननी है।